नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए ग्रामर का जो हमने प्रयास कर रखा है ताकि आपको ग्रामर के हर टॉपिक पहुंचे, उसी कड़ी में हम आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, विशेषण। पिछले अपने जितने भी हमने लेक्चर की अब तक आप तक पहुंचाए हैं, उनसे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। ऐसी कामना के साथ आज एक नया चैप्टर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, विशेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर, विशेषण। विशेषण जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण के बाद में और भी टॉपिक आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखें। संज्ञा या सर्वनाम पर या तो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आप देखें, एग्जाम के माध्यम से समझेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हमने भूमिका एक नाम की लड़की है, जहां यहां लिखा है भूमिका लड़की है। ये है क्या, सुंदर भी है और बुद्धिमान भी। तो जो दो एडजेक्टिव्स लगे हैं, ये बता रहे हैं कि भूमिका बहुत बुद्धिमान और सुंदर लड़की है। नेक्स्ट है आज टॉपिक है विशेष्य की परिभाषा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विशेष्य और विशेषण में क्या फर्क है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण यानी विशेष्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको कहते हैं हम विशेषण। आगे देखें, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी ये विशेषता बताते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग विशेष्य। जैसे राधा, राधा कौन है, विशेष्य। कच्ची झोंपड़ी में रहती है, तो ये जो उसकी विशेषता है वो है कच्ची झोंपड़ी। ठीक जी। आगे नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी जो चींटियां हैं, चींटियां कौन है, चींटियां जातिवाचक हो गई। साथ साथ में आप देख रहे हैं उससे पहले क्या लगी, विशेषण, यानी या तो सर्वनाम या फिर आपका संज्ञा। उनसे आगे जो भी शब्द उसकी विशेषता के रूप में लगे वो उसके विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए आगे विशेषण के भेद। तो आपको पता होगा विशेषण के हमारे पास 4 भेद हैं। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण, यानी क्वालिटी आएंगी। दूसरा आएगा संख्यावाचक विशेषण, यानी ये न्यूमेरिकल नंबर्स आएंगे। उसमें 2 तरीके से आपको आगे लेके जाएंगे। और इसके बाद हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ये भी 2 तरह का मिलेगा आपको। आगे आएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ये भी उसी का ही एक पार्ट है, यानी हम सार्वनामिक को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए अब इनकी एक एक करके व्याख्या सहित हम उसको अब तक उसको बताने का प्रयास करें। आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है गुणवाचक, यानी क्वालिटी को बताता है। जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से हमें विशेष्य की यानी जो कर्ता है उसकी गुण दोष का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी जो किसी की विशेषता को दर्शाता हो, उसके गुण दोषों को दर्शाता हो, उसको गुणवाचक विशेषण। अब आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। हमें सबसे मृदु भाषा में बोलना चाहिए। किसे, हमें। तो किसकी बात कर रहा है, हमें विशेषण दे रहा है कि मृदु भाषा में बोलना चाहिए। हमारी अध्यापिका, अब देखिए ये हमारी और अध्यापिका जो है क्या बोलती है, मीठी वाणी में और मधुर स्वभाव की है। तो 2 एडजेक्टिव उसके साथ में लगे हुए हैं। यानी जब भी हम गुणवाचक विशेषण देख रहे हैं तो हमें कर्ता या इसको विशेष्य है उसकी विशेषताओं का हमें गुण रूप में, गुण और दोष के रूप में बताना पड़ेगा। तो हमने देखा पहले हमें जो मृदु भाषा में बोलना चाहिए, और जो हमारे अध्यापिका की 2 विशेषता बताइए, एक होगा मीठी वाणी और दूसरा होगा मधुर स्वभाव। इसके अगले पेज पर हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए हम अब दूसरा उसका पार्ट देखें। नाम है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसी शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा
या सर्वनाम शब्द की संख्या, देखिए शब्द की संख्या या क्रम का उसका जो नंबर है उसका बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से उसको एक बार स्पष्ट करें तो देखिए, यदि वक्ता अच्छा हो तो अनेक लोग जुड़ाते। तो यहाँ देखिए, हमने एक निश्चित संख्या का बात नहीं की, यहाँ हमने उसके काउंट नहीं किया, हमने उसको बताया कि अनेक हैं, पता नहीं थे 1000 थे, 2000 थे, 1 लाख थे या उससे भी ज्यादा, तो अनेक थे। मेरी कक्षा में जो है वो 20 छात्र हैं, तो ये कंफर्म है। ये अनिश्चित है तो ये निश्चित है। ये कहता है कि मेरी कक्षा में सिर्फ 20 जो बच्चे हैं वो हैं। तो देखिए यहां से तो दो तरीके से देखेंगे, तो ये जो था अनिश्चित और ये था निश्चित। क्लियर हुआ? आगे देखिए, अब हमने क्या किया है, इसके उपभेदों के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए इसका संख्यावाचक विशेषण के उपभेद होते हैं, इसके 2 उपभेद है। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो हम दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से इसकी पहचान होगी। देखिए, जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या यानी कंफर्मेशन कंप्लीट हो, यानी जो सिर्फ आपकी बात जो है क्लियर हो जाए, यानी निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे 1 कप चाय है, 1 कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय, इसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल है। 6 केले, ये भी गिन सकते हैं कि 1 दर्जन में 12 केले, आधा कर देंगे तो 6 केले। आगे हैं 12 कॉपियां यानी 1 दर्जन कॉपियां। आगे 5 पांडव। तो एक एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से देखिए कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, यानी जो काउंटेबल है वो निश्चित संख्या है। हाँ? तो इसी का चलिए दूसरा पार्ट देखें। तो हमने पहले पढ़ा निश्चित संख्यावाचक, अब देख रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब जिसकी संख्या निश्चित ना हो वो करेगा। एग्जाम्पल देखें, जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, मतलब अगर होता तो होता निश्चयवाचक, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो आएगा अनिश्चयवाचक। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, हमने इसके 3 एग्जाम्पल आपके दिए हैं। तो रैली में कुछ लोग ही थे, यानी कुछ लोग बहुत थोड़े से थे, नहीं पता कितने थे। आगे पुस्तकालय में कुछ धार्मिक पुस्तक रखी हैं, यानी जो लाइब्रेरी है होती स्कूलों की, उनमें कुछ धार्मिक पुस्तकें भी रखी होती ताकि जो बच्चों को वो पढ़ी जा सके, आसान हो और धर्म इत्यादि बारे में जाने गहनता से। आगे है साक्षात्कार में अनेक प्रश्न पूछे गए। अब आप देखिए, यहाँ उन प्रश्नों की संख्या का बोध नहीं होता है, उन्होंने कहा कि अनेक यानी बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए होंगे। तो यहाँ ध्यान रखें, संख्यावाची जो विशेषण है उसके 2 भेद हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या में कंफर्मेशन हो जाएगा आपको काउंटिंग, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। देखिए 1 कप चाय, 6 केले, 12 कॉपियां, 5 पांडव, जो भी ऐसे ढेरों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दूसरा है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, संख्या का निश्चित बोध नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग थे, उसको भी नहीं पता, लेकिन निश्चित संख्या नहीं दी गई। पुस्तकालय में कुछ धार्मिक पुस्तक रखे हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान कई जो है वो अनेक प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं किसी में भी कोई निश्चित संख्या का बोध हमें नहीं हो रहा है। इसका तीसरा पार्ट है परिमाणवाचक विशेषण का तीसरा भाग, उसकी व्याख्या, उसकी विशेषता और साथ ही साथ में एग्जाम्पल के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। देखिए परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मापतोल। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल यानी मात्रा मापतोल कहते हैं कि विशेषता का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए परिमाणवाचक यानी मापतोल। अब ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे पहला नोट है वो है या तो ये नापा जाएगा लीटर में, जाएगा मीटर में, या आएगा फिर केजी में, किलो में, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में आपने तोला तो आप देखेंगे जैसे चावल, जैसे नमक, जैसे आटा, जैसे चीनी और भी एक्सेट्रा जो है वो जो कि केजी में तोले जाते हैं।
अगर आ गई मात्रा लीटर में, लीटर आई है मीटर में, मीटर में आप देखेंगे तो कपड़ा ही मापा जाएगा, क्योंकि कपड़ा का मापक है 39 जो इंचेज है वो 1 मीटर हो गया। अगर लीटर की मात्रा है तो आप देखेंगे तेल भी और दूध भी, पानी भी लीटर में, जो लिक्विड है वो लीटर में भी मापा जा सकता है। तो देखिए 10 किलो गेहूं तौलने के बाद पैसे लूंगा, यानी इसने एक निश्चित मात्रा बताई कि मुझे 10 किलो जो है क्या देना है, गेहूं तोलूंगा तो ही उसके बाद आपके पैसे लूंगा, एक निश्चित मात्रा बताई। आगे कहता है झाग सहित मापने से कुछ दूध कम हो जाता है। देखो दूध की मात्रा कितनी बताई इसने, अनिश्चय में, यानी इसका मतलब है कि ये अनिश्चय परिमाणवाचक है। इसकी मात्रा को उसने एग्जैक्ट नहीं बताया कि 50 ग्राम कम होता है या 200 ग्राम कम होता है या आधा किलो कम होता है, जितना भी कम होता है उसने कहा कि थोड़ा सा माइल। आगे अब इसके भी दूसरा करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के दो भाग हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित। अभी आपने जो संख्यावाचक पढ़ा था सेम वो भी निश्चित में और अनिश्चित में बांटते हैं। जैसे वे विशेषण शब्द जो निश्चित मापतोल को का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप देखिए जैसे निश्चित संख्या है 1 kg मतलब 1 kg, 1 किलो आटा, 4 किलो चावल। तो ये चावल की सही मात्रा कितनी है, निश्चित मात्रा, पता है कंफर्म कि 4 किलो चावल है। आगे है 10 लीटर दूध, तो दूध की जो मापक है वो लीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी 920 ml जो है वो लीटर होता है। केजी है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर कपड़ा, 1 मीटर में जो इंच होते हैं वो होता है 39 इंच, और अगर हम उसे 5 में कन्वर्ट करेंगे तो उससे ही मल्टीपल कर देंगे, तो हम मीटर को जो मीटर में मापक है वो मीटर का मापक है कपड़े का, लीटर का मापक है दूध का, तेल का या फिर पानी का, और जो केजी है वो दाल, चावल, चीनी, नमक, आटा, ये सब चीजें जो है उसके साथ में। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित जिसकी संख्या कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित कहलाता है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, यानी अगर वो कराते होते तो निश्चित मात्रा पूछते, लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो उसका मतलब अनिश्चित मात्रा। आगे जैसे देखें थोड़ा सा आटा, अब हमने क्या था वहां पर लिया था 1 kg आटा, 1 किलो, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कहा गया थोड़ा सा। अब थोड़ा में कितना था, 10, 20, 30, 50, 100, 200 ग्राम कितना था, लेकिन उसने कहा थोड़ा सा, 1 मुट्ठी भर, ऐसे। थोड़ा कपड़ा, अब कपड़े की मात्रा कितनी मापी, उसने आधा मीटर नहीं मापी। अगर वो 1 मीटर कहता कि 1 मीटर तो उसमें रहता निश्चित में, लेकिन ये क्या है अनिश्चित, थोड़ा सा। आगे क्या है कुछ दाल, अब कुछ दाल में कितनी मापक है वो भी नहीं पता, तो यहाँ निश्चित मात्रा का, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। थोड़ी सी चीनी, अब चीनी की संख्या भी नहीं दी कि वो 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है या उससे भी कम या ज्यादा। तो निश्चित में आपके पास एक कंफर्म जो है वो मात्रा मिलेगी, चाहे वो लीटर में मिलो, मीटर में मिलो या किलोग्राम में मिलो। लेकिन अगर हम उसको अनिश्चित में कर देंगे तो ना वो लीटर, ना मीटर, ना किलोग्राम, किसी की मात्रा जो है वो निश्चित नहीं मिलेगी। तो ये थे अब तक आपने पढ़ा गुणवाचक, उसके बाद में पढ़ा आपने संख्यावाचक, उसके 2 पार्ट पढ़े निश्चित और अनिश्चित। इसके बाद आपने पढ़ा परिमाणवाचक जो मापतोल के लिए आता है किसी भी, और मैंने आपको बताया था इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर लीटर का कोई मापक पूछा जाए तो इसका मतलब समझे पानी, दूध या तेल इत्यादि मात्रा में रहा होगा। अगर आपसे पूछे किलोग्राम में तो आटा, दाल, चावल, चीनी या एक्सेट्रा जो भी मापक होता है इसे 1000 ग्राम में मापते हैं। अगर आपने माप लिया लीटर में तो समझ सकते हैं, और मीटर में सिर्फ कपड़ा ही मापक जाएगा। रस्सी, डोरी या सर्विस या इलेक्ट्रिक गैजेट जितने आते हैं सर्विसिंग, वो भी मीटर में ही मापी जाती है। तो इससे आगे हम देखेंगे इसका चौथा भाग सार्वनामिक विशेषण। हमारा चौथा पार्ट बाकी था, उसे भी उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आएगा सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। पहले यहां तक देखें तो आप देखिए चिड़िया क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ ये है, यानी सर्वनाम। आगे है सिंहासन, ये भी जातिवाचक है तो सिंहासन के साथ लगा है ये है, और ये विद्यालय है तो ये भी जातिवाचक, विद्यालय के आगे लगा है इस, और पुस्तकालय भी जातिवाचक है तो इसके आगे
संज्ञा से आगे आपको देखें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम शब्द नहीं है, ये विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब सवाल ये होगा संकेतवाचक क्या है और इसमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। हम सार्वनामिक को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सार्वनामिक विशेषण का कोई अन्य नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो हमने बताया कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़ करके उसका विशेषण के रूप में काम करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा गुणवाचक, उसके बाद में संख्यावाचक, परिमाणवाचक और चौथा था आपका सार्वनामिक। अब प्रश्न बनता है इसके आगे, क्या इसके आगे कुछ प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण कैसे कहते हैं? यानी जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए, यानी जो क्वालिटी है उसके आगे भी उसकी जो लगता है उसको कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। यानी वे शब्द जो विशेषण की विशेषता को दर्शाते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो अपना काम करते हैं। देखिए, इस पर्वत श्रृंखला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो पहाड़ को देखिए पहले। पहाड़ क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के आगे क्या लगा दी? विशेषता, ऊंचे ऊंचे हाई है। लेकिन उससे भी क्या दिया है? इन ऊंचे को भी क्या कहता है? बहुत ऊंचे ऊंचे। यानी हमने विशेषण की भी विशेषता बताने का प्रयास किया। तो ये जो बहुत है ये पहाड़ की विशेषता का भी जो है विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पहाड़ संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण और विशेषण की भी विशेषता बताता है बहुत। आगे देखें, यहाँ देखें टोपी शब्द है, तो टोपी से आगे क्या है? लाल रंग, तो उसकी क्वालिटी है। टोपी कैसी है? लाल रंग की। लेकिन ये भी गहरा यानी फास्ट कलर है, हार्ड जो कहता है उसको फास्ट कलर कहते हैं उसमें, यानी ये भी यहाँ विशेषण की विशेषता को दर्शा रहा है। यानी गहरा लाल रंग, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क, तो ये गहरे मतलब है डार्क रंग की बात कर रहे हैं। आगे है लड़का। अब आप देखिए संज्ञा क्या है? लड़का, और परिश्रमी क्या मतलब? मेहनती, उसका विशेषण। लेकिन उससे भी आगे क्या लगा है? बहुत। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड भी है और साथ साथ में बहुत मेहनती है, लेबोरस पर्सन है। तो यहाँ देखें लड़के की विशेषता की है परिश्रमी, और परिश्रमी में भी दे दिया बहुत परिश्रमी। इसका मतलब है उसने विशेषण की विशेषता को बताने का प्रयास किया। आगे मेरे पिताजी ईमानदार व्यक्ति हैं, तो यहाँ पिताजी की बात कर रहे हैं, व्यक्ति है। पिताजी जो है एक व्यक्ति है, जातिवाचक हो गए। ठीक है, तो आप देखें व्यक्ति कैसे हैं? ईमानदार, तो इसका मतलब है कि लगा विशेषण, विशेषण लगा ईमानदार, और उसके आगे क्या लगा? बड़े, तो बड़े क्या लगेगा? ये लगेगा प्रविशेषण। तो कहीं ना कहीं आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाए कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, लेकिन अगर उन विशेषणों के भी आगे उनकी विशेषता बताते हैं तो वो कहलाएंगे प्रविशेषण। अगला है तुम बड़े भोले हो। तुम क्या है? सर्वनाम, भोला क्या है? उसका विशेषण, लेकिन विशेषण की विशेषता बताता है बड़ा। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो हमने जाने विशेषण के सब पार्ट और उनकी परिभाषाएं, साथ साथ एग्जाम्पल। फिर जाना प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण आप बताएंगे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी विशेषण से भी आगे लगते हैं, उसकी विशेषता को दर्शाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा उसका टॉपिक है विशेषण की या तुलनात्मक अवस्थाएं, यानी जो डिग्री आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वो डिग्रियां एक अगले पेज पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। अब इसके अगला टॉपिक है विशेषण की 3 अवस्थाएं, वो भी तुलनात्मक, यानी जहां कंपैरिजन किया जाए। तो ध्यान रखें इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। मूल अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं और उत्तरावस्था को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और जो उत्तमावस्था है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो जहां देखें जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता का बोध हो किया जाता है उसको कहते हैं हम मूल अवस्था। जैसे यह करेला कड़वा है, यानी करेला की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन लंबा है, तो सिर्फ देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति की बात जो है वो की जा रही है, या तो करेला है या फिर जो है अमिताभ बच्चन।
दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, जहां दो व्यक्तियों, वस्तुओं और या स्थानों की आपस में तुलना की जाती है यानी कंपेयर किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम उत्तरावस्था। इसमें आएगा किससे से ज्यादा। देखिए, राधा अनुराधा से ज्यादा सुंदर है, यानी हमने दो व्यक्तियों के बीच में क्या कर दिया, आपस में कंपेरिजन कर दिया है कि वही जो राधा है ये तो किससे ज्यादा लंबी है, तो यहाँ कहता है राधा अनुराधा से, तो ये अनुराधा हो गई, ये अनुराधा, और ये हो गई यहाँ से अनुराधा, ये राधा। तो देख रहे हैं कि छोटी है और एक बड़ी है, तो जो छोटी है उससे बड़ी है राधा और जो छोटी है वो है अनुराधा। मेरी माँ मेरी दादी से लंबी है, किससे लंबी है, दादी से, तो दादी क्या हो गई, छोटी, और माँ हो गई बड़ी। तो ध्यान रखें, हमने दो के बीच में क्या किया, कंपेरिजन किया, सब निकाला किससे, किससे बड़ी है, तो आप कहेंगे दादी से बड़ी है, कौन, माँ। तो हमने दो के साथ में कंपेयर उसको किया, उसके कीजिए कंपेरिजन या तुलना। इसके बाद में आएगा तीसरा पार्ट है, वो है उत्तमा अवस्था। सबसे, यहां आएगा सब जो है वो सबसे, आप देखिएगा सबसे बड़ी। देखिए, जहां दो या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए। तो आप देखें, देखिए, अगर मान लो क्लास में हमारे पास 3 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है मोहन। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा है और जो श्याम है वो राम से बड़ा है, और जो अगला पोर्शन है वो है मोहन, वो मोहन किससे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। तो हमने क्या किया, तीनों को हमने कंपेयर किया, यानी क्या किया, आपस में तुलना की, और जहां तुलना की तो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये है मूल अवस्था में सिर्फ एक ही वस्तु की जो विशेषता प्रकट होगी, और जो उत्तरावस्था उसमें दो वस्तुओं की आपस में तुलना होगी, और जो तीसरा है उत्तम अवस्था उसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं की आपस में तुलना होगी। जो बेस्ट होगा, अच्छा होगा या बुरा, उसको कहेंगे उसकी उत्तरावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है, तो अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि मेरा जो विद्यालय है वो सबसे बेहतर है, यानी एक इंग्लिश में पढ़ा आपने पढ़ा गुड, एक होगा बेटर और एक होगा बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है इसकी बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल जो है वो बेस्ट के हैं। बजरंग पुनिया सर्वाधिक बलवान है, तो बलवान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनमें से भी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा। कुंबले सबसे लंबा खिलाड़ी है। तो आप देखिए 3 एग्जांपल मैंने बताए, जो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम तीनों को देखें, मैं एक और दोबारा देखता हूँ, जो दूसरा एग्जांपल आप देखें तो हमने देखिए 3 व्यक्तियों को देख लीजिए, ठीक है, ये रहा, जो ये है सचिन और ये है रोहित और ये है कुंबले। तो कुंबले देखो, हमने पहले सचिन से किसको किया, रोहित को कंपेयर किया, रोहित सचिन से बड़ा हो गया, इसका मतलब उत्तरावस्था। और अगर हमने तीनों को कंपेयर किया तो मूल अवस्था किसकी है, सचिन की, क्योंकि सबसे छोटी है, एक ही की बात कर रहे हैं। जब हमने 2 की बात की तो उत्तरावस्था की बात की, लेकिन हमने जब तीसरे की बात की तो हमने देखा कि हमने तीनों को कंपेयर किया आपस में, और जो सबसे बड़ा था यानी कुंबले जो था उसको कहा गया हमने उत्तमा अवस्था, यानी सबसे सर्वाधिक, सबसे लंबा। तो ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको भली भांति समझ में आया होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं कि अगर कोई सुझाव आप देना चाहें तो स्वागत है, और कोशिश जारी है कि हर टॉपिक को बड़ी गंभीरता के साथ अपने बच्चों को समझाया जाए। प्राथमिकता है कि जो बच्चा भी वीडियो देखे उसके अंक जो है वो ग्रो करें, बढ़ जाएं, बस यही मेरे एक टारगेट है। अगले इससे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक और आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।